स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट मींस स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। उसमें हम सारे लोगों ने बहुत सारे इफेक्ट पढ़े हैं, रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल में एनालिसिस की थी, डिटेल में स्टडी किया है, साथ ही साथ में इनका एप्लीकेशन भी देखा था। इनकी वजह से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, कंपाउंड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें देखी थी। याद रखिएगा, जो हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी चीजें पढ़े हैं ये यहाँ पे कम इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम जो भी ऑर्गेनिक में चैप्टर पढ़ेंगे जाके, उनमें इनका बहुत ही मेजर रोल होने वाला है। रिएक्शन मैकेनिज्म हो, इंटरमीडिएट हो या आपका नेम रिएक्शन हो, ये सारे चैप्टर जब आप पढ़ने जाते हैं तो वहां पे इनका बहुत ज्यादा रोल रहने वाला है। किसी भी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बतानी है अगर, आपको यही सारे इफेक्ट आने चाहिए, तभी आप करेक्टली आप आंसर कर पाओगे कि कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा और क्यों। कहीं रिएक्शन मैकेनिज्म अगर पढ़ते हो तो अटैक कहाँ पे होना चाहिए, किस जगह से किस जगह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना चाहिए, ये सारी चीजें भी कहाँ से आएंगी, आपकी इन्हीं इफेक्ट्स के। अगर ये इफेक्ट आपको नहीं पता है तो फिर आप आगे की केमिस्ट्री पढ़ना भूल जाइए। ये याद रखिएगा, नेम रिएक्शन में है, कोई भी नेम रिएक्शन हो रही है, कोई रिएजेंट कहाँ पे अटैक कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसी साइड पे बगल पे क्यों नहीं कर रहा है, या बगल वाले पे कर रहा है दूसरी साइड पे मतलब क्यों नहीं कर रहा है, इन सब का आंसर हमारा यहीं से आएगा। सिंपल से 4-5 इफेक्ट है वो देखा है। अब उसी में से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो जीओसी जैसे ही नाम लिया जाता है या स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ कार्बन का नाम लेते हैं तो उनमें से ये उठ के आता है, दैट मींस आपका एरोमेटिसिटी एंड हकल रूल। ठीक है, एरोमेटिसिटी क्या है और हकल रूल क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे। बट आज के लेक्चर में अभी हकल रूल नहीं, नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। बट बेसिस में एरोमेटिसिटी हमारी क्या होती है, कैसे कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होने के बाद इतना स्टेबल होता है, ये सारी चीजें जानेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जब किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी देखने जाते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि अगर कोई कंपाउंड, एक ए है दूसरा बी है, और ए वाला बी के साथ कंपेयर किया जा रहा है और ए की रिएक्टिविटी ज्यादा है बी के कंपेयर में, या मैं कह देता हूं स्टेबिलिटी की ए की ज्यादा है बी के कंपैरिजन में, उसके रीजंस क्या होते थे, सबसे पहला मेजर होता था एरोमेटिसिटी। जो उन दोनों में एरोमेटिक होगा वो मोर स्टेबल होगा। फिर कहते थे अगर इन दोनों में ही एरोमेटिसिटी मान लो प्रेजेंट है या दोनों में ही नहीं है, तब क्या कहेंगे, क्योंकि दोनों लोग सेम हो गए, मान लीजिए पहला भी एरोमेटिक दूसरा भी एरोमेटिक, फिर दूसरी कंडीशन पे मूव करते हैं, कौन सी, रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिज्म इफेक्ट बोलते हैं। उसमें जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट प्रेजेंट होगा वो हमारा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू जिसमें नहीं होगा। फिर अगर वो भी बढ़िया, मतलब दोनों में सेम हो गया, या तो दोनों में प्रेजेंट हो या दोनों में ना हो, तो क्या करेंगे, हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी एक में प्रेजेंट है दूसरे में नहीं है, तो क्या होगा, जिसमें प्रेजेंट है वो स्टेबल हो गया, जीत गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सा है, कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, अगर आपने 25 ओवर में ही, 50 ओवर का मैच हो रहा है, अगर उसमें 25 ओवर में ही उतने रन बना लिए हैं जितने किसी टीम ने बनाए हैं पहले, तो आपको आगे के ओवर्स खेलने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपने उस स्कोर को नहीं रीच किया है तो आपको सारे 50 ओवर खेलने पड़ते हैं। सिमिलरली अगर आपको स्टेबिलिटी का पहला पैरामीटर में ही अगर आंसर मिल जाए तो आप सेकंड पे ही नहीं जाएंगे, लेकिन अगर सेकंड पे भी नहीं मिला तो आप थर्ड पे जाओगे, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन देखना होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन भी अगर दोनों में बराबर हो जाए या दोनों में ही ना हो, तब हम लास्ट इफेक्ट अपना देखने जाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। मोस्टली आपका इन्हीं चारों में से स्टेबिलिटी का ऑर्डर वगैरह सब इसी से निकल आता है। तो सबसे पहला क्या है, एरोमेटिसिटी को क्यों प्रेफरेंस, अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि एरोमेटिसिटी जिसमें होगी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसका रीजन क्या है, वो सारी चीजें हम आज डिटेल में देखेंगे कि एरोमेटिसिटी किसी कंपाउंड में आने से वो हाईली स्टेबल कैसे होता है और क्यों। इन दोनों चीजों के आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी है क्या, तो उसके लिए अभी तक आप लोग हमेशा बोलते हो कि बेंजीन है एरोमेटिक है, बेंजीन का नाम ये एरोमेटिसिटी आता है जैसे ही दिमाग में, उस केस में जो एग्जाम्पल या कंपाउंड आता है वो बेंजीन ही दिमाग में सबसे पहला आता है। ठीक है, और आना भी चाहिए, बिकॉज उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड है, तो इसलिए वही एग्जांपल वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल भी होता है। रीजन सारी चीजों के आज हम लोग देखेंगे। बेंजीन एंड ऑल दोस कंपाउंड व्हिच रिजेंबल्स लाइक बेंजीन इन देयर केमिकल बिहेवियर आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। ये आपको बताने के लिए है, दैट मींस
एरोमेटिसिटी क्या है, ठीक है, बेंजीन या बेंजीन्स। तो मैं कहूंगा, या आपका क्वेश्चन होगा सर कि कई सारे क्वेश्चन, अगर आप में से कई सारे बच्चे स्टूडेंट जानते होंगे कि जो बेंजीन की तरह नहीं होते हैं वो भी एरोमेटिक होते हैं। अगर एग्जांपल ले लीजिए, ये कंपाउंड है, ठीक है, ये हमारा एक कंपाउंड है, ये कैसा है, ये भी एरोमेटिक है। क्या ये बेंजीन की तरह दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो फिर ये डेफिनेशन फेल हो जाएगी। लेकिन क्या आपको बताया गया, ये एक इन जनरल बात बोली गई है कि बेंजीन और बेंजीन के एनालॉग्स जो बेंजीन की ही तरह हो, जैसे नेप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, फेनांथ्रीन हो गया, तो उन सारे कंपाउंड जो बेंजीन के टाइप की है तो वो सारे एरोमेटिक होते हैं। They exhibit properties which are quite different from those aliphatic and alicyclic compound. Aliphatic compound कौन से होते हैं? जो हमारे चेन में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे ये हो गया, ये कैसा है, ये एलिफैटिक हमारा, साइक्लिक नहीं है, चेन फॉर्म में है, चेन्ड स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड एज एलिफैटिक। साथ में दूसरा हमारा क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, तो एक ये CH2 है और एक ये CH2 है और एक ये CH2 है। ये कैसे हैं? अभी तक तो हाइड्रोकार्बन है, ऐसे ही है। अगर ये CH3 हो, ये CH3 हो, तो हमारा क्या होगा, एलिफैटिक होगा। दैट मींस यही प्रोपेन है टिल्टेड फॉर्म में। लेकिन जैसे ही इसमें आप बॉन्ड बना दोगे तो क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपेन। सैचुरेटेड है इसलिए एल्केन, और साइक्लिक है इसलिए साइक्लो, और 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, इसलिए पूरा नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। तो ये कैसा है, एलिसाइक्लिक है, ये कैसा है, एलिफैटिक है, क्योंकि चेन में है, ये साइक्लिक में है, तो इसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब देखिए, ये हम क्या बता दिए हैं, ये बताएं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड हैं तो ना ही वो साइक्लिक वाली प्रॉपर्टीज रखेंगे, ना ही हमारे एलिफैटिक। उनकी इन दोनों कंपाउंड से प्रॉपर्टी डिफर करेगी। अब आप कहेंगे कि सर 2 ही टाइप के हो सकते हैं, या तो चेन में हो या तो साइक्लिक में होंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनकी प्रॉपर्टी ना ही चेन वाले की तरह होती है और ना ही हमारा एलिसाइक्लिक वाले की तरह। याद करिए एग्जांपल, जब बेंजीन के डबल बॉन्ड की हम लोगों ने बॉन्ड लेंथ पढ़ी थी, तो जो सिंगल बॉन्ड की कहीं पे कार्बन की होती है, जैसे मीथे, उसमें ईथेन में देख लीजिए, ईथेन क्या होता है, C2H6 होता है, उसमें 154 पिकोमीटर दिखती है। अगर ईथीन की देखोगे तो वहां पे कितनी मिलती है, 134 पिकोमीटर। लेकिन बेंजीन की कितनी मिलती है, बेंजीन का कार्बन, मतलब सिंगल बॉन्ड यहां नहीं है, ये कार्बन और कार्बन लिखा गया है किसके, बेंजीन के, उसकी होती है 139 पिकोमीटर। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे ये प्रूफ होता है कि बेंजीन वाले में ना ही प्योर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, ना ही प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, अल्टरनेट पाई और सिंगल बॉन्ड होते हैं, या हम बोलते हैं कि वो इन बिटवीन सिंगल और डबल बॉन्ड है, ऐसा ही बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही बोलते थे। इससे क्या होगा, फिर हमारा ये प्रूफ होता है कि जैसे इसकी बॉन्ड लेंथ हमको बिल्कुल अलग अलग दिख रही, ना ही सिंगल की तरह ना ही डबल की तरह, सिमिलरली इसकी कैरेक्टरिस्टिक ना ही हाइड्रोकार्बन चेन हाइड्रोकार्बन से मिलते हैं, मतलब एलिफैटिक वाले की तरह, और ना ही साइक्लिक वाले की तरह जिसको आप एलिसाइक्लिक बोलते हो। तो ये आपका पहला फैक्टर हो गया, क्यों एरोमेटिसिटी पढ़ना जरूरी है वगैरह। फिर है सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स आर, जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम पढ़ रहे हैं, अभी पीछे तो पढ़ा है, जस्ट ये यही तो लाइन पढ़ी है कि एलिसाइक्लिक और एलिफैटिक कंपाउंडों से उसकी प्रॉपर्टी डिफर करती है, ये आपको समझना है। अब देखिए यहां पे क्या बताया गया है, पहले ही आप ये सुन लीजिए, समझ लीजिए। जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, एल्कीन हो गई, एल्काइन हो गई, इनके पास क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप कैसे बनाने जाते हो, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है मान लीजिए, और यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, और उसके बाद इसके ऊपर पाई बॉन्ड कैसे बनाते हो, एक ये ऑर्बिटल, एक ये ऑर्बिटल, एक ये ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड, और इनके ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। आपको पता है ये ओवरलैप करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है, बिल्कुल बनता है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हम लोग क्या दिखाते हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कैसे, ऐसे दिखाते हैं इसको, और कुछ नीचे साइड से दिखाते हैं। इसी को तो बोलते हो आप अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन हमारी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो ये जो एक्सेस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो हमारे प्लेन के ऊपर घूमा करती है और नीचे रहती है पाई बॉन्ड की, तो इसकी वजह से कैसा काम करेगा, ये जो है एल्कीन कैसा काम करेगी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है।
अब सिंपल सी फंडा है, जो चीज इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो क्या वो ऐसी स्पीसीज के कभी पास जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से हो? दैट मींस आप जानते हैं दो तरह के हमारे कोई भी रिएजेंट होता है, उनके दो पार्ट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब आप बताइए, इलेक्ट्रॉन एक और दूसरा इलेक्ट्रॉन आमने सामने है तो रिपल्सन होगा कि अट्रैक्शन होगा? सिंपल सी बात है, उनके बीच में रिपल्शन होगा। तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन के पास में अगर ये हमारा न्यूक्लियोफाइल पहले चला जाए तो यहां रिपल्सन होगा। इसीलिए क्या होता है, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने जाता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर अटैक करेगी? इलेक्ट्रोफाइल पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, वैकेंसी है। यहां पे क्या होगा, आपको जनरली पी ऑर्बिटल्स देखने को मिलेगी। ऐसा जरूरी नहीं कि पी ऑर्बिटल ही हो, डी ऑर्बिटल भी हो सकती है, लेकिन पी ऑर्बिटल में कार्बन का केस अगर लोगे तो उस कार्बोकैटायन में तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें मूव हो जाती है इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में। ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है और न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन रिच वाला क्यों लेगा? अब एक बहुत अमीर लोग है, ये मतलब इसके पास बहुत पैसा है, तो ये इससे क्यों लेगा? इसके खुद ही पास पहले से, इसके पास भी पैसा इसके पास है। ये कैसा है, बहुत पुअर है, गरीब है, तो ये वाला इससे पास से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। वैसे ही सिमिलरली अगर बहुत ज्यादा ये अमीर है, ये बहुत गरीब है, तो इससे थोड़े पैसे ले लेगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है? तो यहां से आप समझ सकते हैं ये वाला फैक्ट। तो इससे बताना क्या है, ये एल्कीन का कैरेक्टर होता है। लेकिन जब आप बात करते हो कौन सी, हम एरोमेटिक एल्कीन्स की या ऐसा सिस्टम जहां पे एरोमेटिसिटी हो, तो वहां पे ये चीज नहीं देखने को मिलती है। कौन सी? ये हमारा जो पीछे हमने अभी समझाया यहां पे आपको, ये चीज थी। ये चीज जो है ना, ये किसके केस में देखने को मिलेगी? जब हमारी पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, एरोमेटिक टाइप के। ऐसे क्या देखने को मिलता है, सिंपल कोई भी एल्कीन हो, एडिशन रिएक्शन देती है, एडिशन रिएक्शन देती है या हमारा ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो आगे चल के भी पढ़ लेंगे। तो ऑक्सीडेशन हो जाता है एल्कीन्स का। लेकिन जब भी हमारी एरोमेटिक सिस्टम्स होगा तो वो एल्कीन का बिहेवियर ही चेंज हो गया। जो एडिशन होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए या ऑक्सीडेशन होना चाहिए, उन एल्कीन्स का वहां बिहेवियर चेंज हो जाता है। क्यों? ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। उसकी वजह से वो स्टेबल हो जाती हैं और ना ही एडिशन रिएक्शन देती हैं, ना ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन देती हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती हैं। बहुत ज्यादा आप इन सबको पढ़ते रहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन। तो बेंजीन की ऊपर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन कराते हैं। बहुत सा NO2 है, सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन है, एल्काइलेशन है, एराइलेशन है, बहुत चीजें कराते रहे। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैचमेंट कराते हैं किसी भी बेंजीन या किसी भी एरोमेटिक सिस्टम से। तो ये जनरल एल्कीन का कैरेक्टर नहीं है, ये एरोमेटिक होने की वजह से कैरेक्टर है। नहीं तो जनरल एल्कीन जैसे इथीन वाला केस बताया, ये वाला केस था, तो ये अगर खाली प्रॉपर एल्की इसको इथीन ही मानो तो वहां पे क्या देखने को मिलती है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है, ये देखिए ऐसे है, और इसके ऊपर अगर आप H2 डालो, H2 डालोगे किसकी प्रेजेंस में, कैटालिस्ट क्या होता है, पैलेडियम है, निकेल है, कोई भी हो गया, इनकी प्रेजेंस में डालोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस फॉर्म में। किस फॉर्म में? एल्कीन से एल्केन में, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में। लेकिन ये वाला नहीं होगा, ये वाला, ये क्या है, ये हमारी प्योर एल्कीन्स हैं। ये कैरेक्टर कौन, ये बिहेवियर कौन दिखाता है, प्योर एल्कीन। लेकिन ये वाला कौन सा है, ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक एल्कीन सिस्टम है। ठीक है, ये मैंने यहां बता दिया, इसके आगे पीछे भी मतलब यहां पे ऐसे सिस्टम बना दीजिए। मतलब ये खाली एक इथीन नहीं बनाई है मैंने, ये एक एल्कीन ली है, कंसीडर किया। जैसे बेंजीन में मान लीजिए क्या होता है, 3 एल्कीन जुड़ेंगी, 3 इथीन मॉलिक्यूल होते हैं। देखिए ये रहा, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो इतना सिस्टम मैंने आपको यहां पे बताया है। होना क्या चाहिए था, यहां पे एडिशन रिएक्शन होना चाहिए जो कि भर भर के होती है किसी भी एल्कीन में, लेकिन प्रॉपर्टी चेंज हो गई एल्कीन से। और ये कैसी रिएक्शन देगा, हम लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वगैरह देता है। ऑल्दो देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सजेस्ट हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जिसके पास अनसैचुरेशन होता है, अनसैचुरेशन क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ऑक्सीजन नहीं
नहीं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे आप अनसैचुरेशन कहते हो। दे आर रेजिस्टेंट टू एडिशन ऑक्सीडेशन, ना ही इनका ऑक्सीडेशन होता है, जनरली शोन बाय द करस्पॉन्डिंग अनसैचुरेटेड एलिफैटिक कंपाउंड। मतलब जो एलिफैटिक कंपाउंड हैं, जो चेन वाले हैं, जिसका एग्जांपल लिया था जैसे ईथीन, ईथीन के ऊपर अगर ऑक्सीडेशन कराने जाओगे तुरंत ऑक्सीडेशन हो जाता है, लेकिन अगर आप बेंजीन को ऑक्सीडेशन कराने जाओगे तब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो एरोमेटिक है, ठीक है। इंस्टेड दे प्रेफर टू अंडरगो रेडियल सर्टेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सच एज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्या होता है? जैसे कोई भी X2 होता है, X2 जैसे Br2 डाल दो तो ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन एक ब्रोमीन का ब्रोमिनेशन हो जाएगा किसके ऊपर, हमारी बेंजीन के ऊपर, उसे कहते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजन कुछ भी हो सकता है, आपका Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है। नाइट्रेशन रिएक्शन में जब आप जाते हो तो वहां पे आपको NO2 ग्रुप को देखने, NO2 का जो है नाइट्रो ग्रुप हमको देख, चलिए ये है नाइट्रेशन हो गया था, फिर सल्फोनेशन हमको देखने को मिलती है। देयर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद ए हाई थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। कौन से मॉलिक्यूल? दैट मीन जो बेंजीन वगैरह है वो कैसे होते हैं, मतलब कोई भी एरोमेटिक सिस्टम हो थर्मोडायनेमिक स्टेबल होते हैं, जो कि साफ साफ दिखता है किससे, लो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। लो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होता है ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, फिर भी मैं शॉर्ट में एक बार बता देता हूं कि अगर यहां पे दो सिस्टम है या दो एल्कीन है, एक एल्कीन ए है और एक एल्कीन बी है, ये क्या है, एक एल्कीन ए और एक एल्कीन बी, ठीक है। अब आपको देखने में एकदम सेम लग रही है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एस्ट्रिक मार्क लगा लीजिए, ये रहा। अब एक इसके ऊपर अगर H2 डालिए और एक इसके ऊपर H2 डालिए, अब देखिए होगा क्या, अगर ये अनस्टेबल होगा या अपनी जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बहुत वीक होगी, बहुत वीक होगी, दैट मींस वो चाहेगी कि H2 का एडिशन हमारे पास तुरंत हो जाए, तो क्या फॉर्म आएगी यहां पे, ये फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। मतलब एल्केन जो है, एल्कीन जो है एल्केन में कन्वर्ट होगी, और जो अनस्टेबल होगी ना वो बहुत ज्यादा टेंडेंसी रखेगी, बहुत ज्यादा चाहत रखेगी कि H2 का एडिशन इसके ऊपर हो जाए, और उसी टेंडेंसी की वजह से बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाएगी कि हाँ H2 का एडिशन मेरे साथ होना चाहिए। और H2 का एडिशन बहुत एफर्ट लगा के कर रहा है, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, एनर्जी जो है हाई एनर्जी रिलीज होगी। हाई एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा, यहां पे जो डेल्टा H2 आएगा वो हाई आएगा, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, हाई आएगा। लेकिन ये वाला सिस्टम कैसा है, ये वाला हम बोलेंगे कि स्टेबल है, ये वाला हमारा कैसा था, अनस्टेबल है, तो चाहता ही है कि H2 आ जाए और इसकी डिफिशियंसी से अनसैचुरेशन से सैचुरेटेड में चले जा रहे हैं। ये कह रहा है हमारी जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हमारे कंट्रोल में, मेरा कहना मानती है, दैट मींस H2 की हमको बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी H2 कह रहा नहीं हमको आपसे रिएक्शन करनी है, बहुत ज्यादा वहां पे वो हो रहा है, तो क्या होगा, कहेंगे मतलब एक यहां पे रिएक्शन तो होगी, ऐसा नहीं होगी, लेकिन क्या होगा, बहुत ही स्लो, बहुत ही बेमन टाइप की होगी। तो उस टाइप में ये ना यहां पे इसकी खुद की इसको H2 को लेने की टेंडेंसी बहुत कम है, और अगर टेंडेंसी बहुत कम है तो एफर्ट्स बहुत कम करेगा, और एफर्ट्स बहुत कम करेगा तो उस टाइम पे जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकलेगी, दैट मींस उस समय जो आपको एनर्जी रिलीज देखने को मिलेगी ना, डेल्टा H2, वो बहुत लो मिल जाएगी, वो क्या होगी, बहुत ही ज्यादा लो देखने को मिलेगी। और ये हमारे सिस्टम, ये डिफरेंट, दोनों चीज एक ही तरह है, बिल्कुल है, बस खाली ये एल्कीन कैसी है, अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। ये चीज मैंने आपको पढ़ाया भी था कि कभी भी एल्कीन की जो हाइपर कॉन्जुगेशन वाले जो लेक्चर था उसका एप्लीकेशन में मैंने बताया था, आप देखिएगा जाके लेक्चर, कि जो अनस्टेबल एल्कीन होती हैं वो बहुत ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालती हैं, लेकिन जो स्टेबल एल्कीन्स होती हैं वो बहुत लो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज करती हैं। वही चीज यहां पे मैंने लिखी है कि जो भी ये मॉलिक्यूल्स होते हैं लो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालते हैं या रिलीज करते हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आएगा, इसका मतलब जो एल्कीन यहां प्रेजेंट है, जो भी एरोमेटिक सिस्टम वाली एल्कीन होती हैं वो स्टेबल होती हैं, स्टेबल होती है, इसीलिए तो इनकी टेंडेंसी कम होती है, और टेंडेंसी कम होगी तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगी, मतलब H2 को ऐड होने के बाद जो एनर्जी रिलीज हो रही होगी वो बहुत कम होगी। ये शायद आपको समझ में आया होगा। देन मॉलिक्यूल्स आर यूजुअली साइक्लिक एंड जनरली कंटेन 5, 6 और 7 मेंबर रिंग। जो हमारे एरोमेटिक सिस्टम है आपको भी पता है कि वो जनरली साइक्लिक होते हैं, 5, 6 और 7 मेंबर जनरली देखने को मिलते हैं। देयर मॉलिक्यूल्स
मॉलिक्यूल्स आर फ्लैट और नियरली फ्लैट सोन बाय एक्स-रेज इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन मेथड। अभी आगे चल के बताएंगे कि कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशन में प्राइमरी एक तरह से कंडीशन होती है कि मॉलिक्यूल हमारा फ्लैट होना चाहिए, रीजन भी बताऊंगा क्यों होगा, अभी देखिएगा। फिर है दीज प्रॉपर्टीज विच आर कॉमन टू ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम एलिफेटिक आर कंपाउंड कलेक्टिवली रिफर्ड एज ए एरोमेटिक कैरेक्टर। जो भी हमारे ये जनरल कैरेक्टर होते हैं किसी एल्कीन के, उस से डिफर करके हमारी अगर एरोमेटिक सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टी डिफर हो रही ना, तो वही सारी प्रॉपर्टीज, वही सारे कैरेक्टर उनके क्या कहेंगे, एरोमेटिक कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे होंगे। पहली चीज है एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड एज एरोमेटिसिटी। अब कहेंगे कौन सा, तो सिंपल है, जो एल्कीन है ऑक्सीडाइज हो जाती है सिंपल, या एडिशन रिएक्शन देती है, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड क्या करते हैं, वहां भी एल्कीन है लेकिन वो ऑक्सीडेशन नहीं देते, वो H2 का एडिशन नहीं देंगे जल्दी, वो क्या करेंगे, वहां पे आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से देखने को मिलेगी। इसी तरह के, और अगर नॉर्मल एल्कीन होती हैं जनरल वाली, वो हाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज करती हैं, लेकिन जो एरोमेटिक एल्कीन्स होती हैं वो वेरी लो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज करती हैं। इससे पता चलता है कि ये स्टेबल होती हैं और नॉर्मल वाली अनस्टेबल होती हैं। ये हमारे पास रीजन है। चलिए इसकी बात करेंगे, उसके बाद आपके सामने ये लिखा हुआ है इन ए नटसेल, मतलब एक तरह से एक टफ्स वो हम बना रहे हैं एकदम, कि एरोमेटिसिटी इंप्लाइज द एबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल हैविंग ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ ए डबल बॉन्ड टू अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यही चीज मैं बोल रहा था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेडिली टू रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नहीं होने देते हैं, वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। लेकिन जनरल एल्कीन्स में जो एरोमेटिक नहीं होती हैं उनमें ऑक्सीडेशन हो जाता है और इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन है वो नहीं होता है। द डिस्टिंक्टिव बिहेवियर ऑफ ऑल aromatic compound suggests they must have some common structure feature which account for their aromatic character। that means उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो डिफर, मतलब अगर एक एरोमेटिक कंपाउंड है और यहाँ पे दूसरा भी है, तीसरा भी है, तीनों एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन ऐसी चीज होगी जो नॉर्मल वाले से डिफर, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये वाला इसकी तरह क्यों नहीं, ये वाला क्यों नहीं, ये वाला क्यों नहीं। इसका मतलब इनके पास कुछ ना कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होगी जो नॉर्मल वाले से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दैट इज दे बियर एरोमेटिसिटी। इनके पास क्या होती है, एरोमेटिसिटी होती है उनको। अब ये जो हमारी यहाँ पे एरोमेटिसिटी, उनको रॉबिन्सन सेक्सटेट थ्योरी और रेजोनेंस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया है, लेकिन जो पहली मतलब जेन्युइन थ्योरी आई जिनसे काफी चीजें सॉल्व हुई, आपको भी पता है एरोमेटिसिटी मतलब हम हकल रूल अप्लाई करके सारे निकालते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको पता किया जाए कि मतलब कौन सी थ्योरी जेन्युइन थी, तो थोड़ी बहुत हमारी रॉबिन्सन सेक्सटेट थ्योरी और रेजोनेंस थ्योरी ने काफी कुछ हमारी एरोमेटिसिटी को डिफाइन किया था। चलिए रॉबिन्सन थ्योरी क्या है ये हम देखते हैं। रॉबिन्सन थ्योरी कुछ और नहीं है, यहां पे देखिएगा, जब सिंस बेंजीन एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव हाई रेजोनेंस एनर्जी। हाई रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, मैंने रेजोनेंस एनर्जी का पूरा लेक्चर लिया था, एक 40 मिनट का अराउंड लेक्चर था, उसमें बताया था कि जब भी हमारे पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, उनके डीलोकलाइजेशन होने से एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। यह दुनिया में कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसके मूव होने से एनर्जी रिलीज होगी, और जो वो एनर्जी होगी तो उस टर्म्स में बात करेंगे, लेकिन यहां पे डीलोकलाइजेशन की वजह से हमारी एनर्जी रिलीज होती है, और कौन डीलोकलाइज करता है, पाई इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हम लोग उसका नाम दे देते हैं डीलोकलाइजेशन एनर्जी और रेजोनेंस एनर्जी। यही पढ़ा था ऑलरेडी, बेंजीन की 151 किलो जूल पर मोल होती है। डेवार डिफाइन एरोमेटिक कंपाउंड एज साइक्लिक कंपाउंड वेयर ऑल द एटम्स टेक पार्ट इन ए सिंगल कॉन्जुगेटेड सिस्टम एंड हैव ए हाई रेजोनेंस एनर्जी। जो डेवार साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया कि जो हमारा कोई सिस्टम है, अगर मान लीजिए बेंजीन है, तो बेंजीन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन में 6 के 6 कार्बन पार्टिसिपेट करेंगे कॉन्जुगेशन में या एरोमेटिसिटी से स्टेबिलिटी गेन कराने में। साथ ही साथ में एग्जांपल है बेंजीन, नेप्थलीन और एंथ्रासीन। बेंजीन का अगर आप एग्जांपल बनाने जाए, देखिए यहां पे क्या है, बेंजीन स्ट्रक्चर तो आप सब लोगों को पता ही है, ये बेंजीन हो गई, ये नैप्थलीन हो गई, ठीक है, उसके बाद एंथ्रासीन, ये एंथ्रासीन हो गई,
ठीक है। अब ये तीन हमारी स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें क्या है, हाई रेजोनेंस एनर्जी है। रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन को तो आपको पता है कितनी है, इसकी तो बिना मतलब आपको सोचे समझे एकदम बिल्कुल रट्टू होना चाहिए, क्योंकि इसको तो हम लोगों ने बहुत बार देखा है। अब इसकी कितनी है, 151 है, इसकी कितनी है, 255 है, और इस वाले की कितनी है, 351 है। तो कहेंगे सर आप तो कह रहे थे बेंजीन जो है, अगर आपके सामने ये बता दिया गया है और आपको ये भी बता दिया गया है कि जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी कोई रिलीज करेगा वो सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, वो सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, तो क्या होगा, बेंजीन ने कितनी निकाली, 151, नैप्थलीन ने 255, और जो हमारा एंथ्रासीन है वो 351 निकाल रहा है। तो इससे क्या होगा, आपके अकॉर्डिंग यहां पे तुरंत आंसर ये सही होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है सिस्टम में, उसकी वजह से इस सिस्टम की एनर्जी बहुत कम हो गई, और बहुत कम हो गई तो हाईली स्टेबल हो गया। आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये आंसर ऐसे कर दीजिए, काट दीजिए, ऐसे तुरंत काट दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं कहूंगा कि बेंजीन सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्या कोई दिक्कत है? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है। बस एक चीज यहां पे देखिए क्या है, यहां पे कितने एटम हैं और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जब आप बात करोगे यहां पर बेंजीन के केस में तो 6 एटम हैं और 6 ही बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हैं। यहां पे कितने, 2 2 4 2 6। जो रेजोनेंस में डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो होते कौन है, वो कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पाई इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। बताता हूं, हर बार बताता हूं। और ये एग्जांपल भी, ये भी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि क्यों हमारा एरोमेटिक होने के लिए फ्लैट होना चाहिए मॉलिक्यूल। तो ये रहा आपके सामने आंसर उसका कि क्यों फ्लैट होना चाहिए। देखिए यहां पे अगर एक ही प्लेन में नहीं होगा, प्लेनर नहीं होगा अगर हमारा कंपाउंड, तो उससे क्या देखने को मिलेगा, उसकी वजह से हमारा जो डीलोकलाइजेशन है, डीलोकलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा। डीलोकलाइजेशन नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, डीलोकलाइजेशन नहीं होगा तो रेजोनेंस एनर्जी नहीं रिलीज होगी। रेजोनेंस एनर्जी नहीं रिलीज होगी तो एरोमेटिक किस बात का, ये हम लोगों ने देख लिया। इसके बीच में एक डबल बॉन्ड, और एक बार यहां डबल बॉन्ड, और एक बार यहां डबल बॉन्ड। देखिए होता क्या है, ये रेजोनेट करता रहता है। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं थोड़ी देर में यहां पे आएंगे, ये वाले जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये थोड़ी देर में इनके बीच में आ जाएंगे, और ये वाले जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये इन दोनों के बीच में आएंगे। ऐसे ही प्रोसेस चलती रहेगी और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। लेकिन अब आप बताइए, अगर यहां पे एक पी ऑर्बिटल है, एक यहां है, तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं कि नहीं? मैं कहूंगा आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल हैं, एक ही प्लेन में है और बिल्कुल एडजेसेंट है, मतलब पैरेलल एक दूसरे के हैं। लेकिन अगर आप बताइए यहां पे इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल ऐसे है, दूसरा पी ऑर्बिटल में ऐसे टिल्ट कर दूं या 90 डिग्री कर दूं या कुछ भी थोड़ा सा बाहर कर दीजिए, क्या अब इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां जाएगी? ये तो देना चाह रहा है, सामने ही तो जाएगा। ये क्या टेढ़े मेढ़े थोड़ी देंगे, तो सामने देंगे। लेकिन सामने कोई ऑर्बिटल लेने के ही लिए नहीं है, तो वहां पे जो डीलोकलाइजेशन है वो रुक जाएगा। और रुक जाएगा तो क्या होगा, जो एनर्जी रिलीज हो रही थी डीलोकलाइज घूमने में, जो एनर्जी रिलीज हो रही वो निकलेगी नहीं, वो निकलेगी नहीं, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या बची, बहुत कम हो जाएगी। और बहुत कम हो जाएगी तो क्या वो एरोमेटिक होगा? वो नहीं होगा। इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कि प्लेनर होना चाहिए, तो वो ये रीजन है। बेंजीन का यहां पे बता दिया है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 2 2 4 और 2 6, और एटम कितने, कार्बन 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 एटम पे घूम रहे हैं। यहां दिखाया 6 कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन, यहां 10 कार्बन 10 इलेक्ट्रॉन, यहां 14 कार्बन 14 इलेक्ट्रॉन, तो सबने एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया, तो एरोमेटिक है। हम सेटिस्फाई भी हो गए, रॉबिन्सन थ्योरी भी प्रूफ हो गई। लेकिन अगर अभी आपको एग्जांपल देते हैं, यहीं पे जो यहां पे लिखा हो ना हेप्टा, हेप्टा क्या मतलब होता है, 7 कार्बन वाला कंपाउंड, ठीक है, ये लीजिए हेप्टा फुल्वलिन, तो ये होता है फुल्वालिन की स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा, क्या ये एरोमेटिक है? तो ये आपको एरोमेटिक नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि यहां पे जो रेजोनेंस होगी ना, वो रेजोनेंस आपको कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड नहीं देखने को मिलेगी। आगे चल के हकल रूल से पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहां से जाके इतने में तो हमको रेजोनेंस अच्छे से देखने को मिल रही है, लेकिन आगे जाके डिस्टर्बेंस आके आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। आगे चल के दूसरी थियरीज से प्रूफ होगा कि कैसे यहां पे जो हमारा हेप्टाफुल्वलिन है उसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है वो तो देखने को मिलेगी अच्छी खासी, बेंजीन के बराबर ही। लेकिन अगर आप बात करोगे, जब बात करोगे यहां इनके लिए कि क्यों नहीं एरोमेटिक है, तो यहां पे यही सिंपल सी चीज है कि इसमें आपको रेजोनेंस कंप्लीट नहीं देखने को मिलेगी, तो उसकी वजह से हमारा हेप्टाफुल्वलिन जो होगा ना वो हमारा एरोमेटिक नहीं होगा, ये याद रखिए। लेकिन अगर रेजोनेंस एनर्जी के अकॉर्डिंग या रेजोनेंस थियरी जो एक्सप्लेन करती है उसके
उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसको होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता है तो फेल हो जाता है। रेजोनेंस थियरी कुछ और नहीं है, रेजोनेंस थियरी सिर्फ और सिर्फ ये कहती है जिनकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, दैट मींस वो बहुत ज्यादा डिलोकलाइजेशन कर रहे होंगे, और बहुत ज्यादा डिलोकलाइजेशन कर रहे होंगे दैट मींस वो सारे एरोमेटिक होंगे। तो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी देखिए बहुत ज्यादा है, इसकी उससे ज्यादा है, इससे उससे ज्यादा, मतलब बेंजीन से ज्यादा नहीं है। बेंजीन से ज्यादा क्यों नहीं है, देखिए समझिए, यहां पे 6 कार्बन है और यहां 10 कार्बन है। अगर आप रेशियो निकालने जाओगे तो यहां पे कितनी है, 151 है, और यहां पे 255 है। एक्चुअल में अगर यहां पे कार्बन कितने बढ़े हैं, C6 था और यहां C10 था, तो कार्बन तो 4 बढ़ गए, खाली कार्बन जो है 4 बढ़ गए हैं। इसकी वजह से जो रेजोनेंस एनर्जी बढ़नी चाहिए रेशियो में देखोगे तो वो 265 के आसपास आनी चाहिए, 270 के आसपास आनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में कितनी आई है, 255। मतलब कहीं ना कहीं लैग कर गई है, कितने का, लगभग 10 से 15 किलो जूल पर मोल की एनर्जी से लैग की है, इसलिए ये वाला हमारा ज्यादा एरोमेटिक है। सिमिलरली इसके बाद ये अगर आप जाओगे तो ये और लेस एरोमेटिक होगा इसके कंपैरिजन में। आपको थोड़े दिनों बाद बताया जाएगा कि आप बेंजोनाइड कैरेक्टर होता है, एरोमेटिसिटी वहां पे हम लोग एनुलेशन इफेक्ट एक होता है, एनुलेशन इफेक्ट, कि बेंजीन में जितनी रिंग्स आप आगे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एरोमेटिसिटी डिक्रीज होती जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है रेजोनेंस होने की या रेजोनेट होने की, एरोमेटिक होने की, वो बगल वाली रिंग खींच लेती है, और रिंग लगाओगे वो और खींचेगी, और रिंग लगाते जाओगे और खींचेगी। इसी को एनुलेशन इफेक्ट से आपको समझाया जाता है। चलिए नेक्स्ट थ्योरी हम देखते हैं जो हम लोग को पढ़नी है, वो क्या है, एरोमेटिक सेक्सटेट थ्योरी। एरोमेटिक सेक्सटेट थ्योरी से हम अगर बात करेंगे, ये पीछे वाली कैसे हमको एक्सप्लेन की, सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस एनर्जी के बिहाफ पे, लेकिन यहां पे हम बात करेंगे कि जो भी सिस्टम जिनके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, क्लोज लूप बना लेते हैं। अगर आपने ऑक्टेट थ्योरी पढ़ी हो, ऑक्टेट थ्योरी कुछ और नहीं कहती है, वो यही कहती है कि लेविस का ऑक्टेट रूल यही है कि जो भी सेल्स जो हैं ऑक्टेट कंप्लीट कर लेती है तो क्या होता है, वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाती हैं, उसके बाद रिएक्शन नहीं करते हैं, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या कहते हैं कि वो क्लोज्ड सेल स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करते हैं। क्लोज्ड सेल स्ट्रक्चर, मान लीजिए अगर ये है तो ये चारों तरफ से बाउंडेड है, तो अगर इसके अंदर किसी को जाना है कोई नहीं जा पाएगा ना, तो उसी तरीके से वो क्लोज्ड सेल स्ट्रक्चर जो है वही यहां पे बोला गया है, क्लोज्ड लूप स्ट्रक्चर हो जाता है, जिनमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। लाइक बेंजीन, पिरिडीन हैज ए क्लोज्ड लूप लाइक 6 इलेक्ट्रॉन। तो बेंजीन का तो आप एग्जांपल ही ले लोगे कि बेंजीन में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्लोज लूप है, तो ये हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। पिरिडीन की बात करोगे तो पिरिडीन में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे और ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर बात करोगे 5 कार्बन के कंपाउंड में, जैसे नाइट्रोजन का ये है, तो ये तो आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद अगर आप बात करोगे इन वाले कंपाउंडों में, तो यहां पे क्या है, 1 2 3 ये वाले सारे हमारे क्या है, ये क्या है, बेंजीन हो गया, ये तो पीछे ही बता दिया था। ये क्या है, ये फ्यूरान है, ये क्या है, थायोफिन है, ये थायोफिन है, ये क्या है, पाइरोल, ये क्या है, ये पाइरोल है, ये पिरिडीन है, और ये क्या है, बेंजीन है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, जब कार्बन का कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा तो वहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीट हो गए तो वो क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। तो यहां पे देखिए 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, यहां पे 2 2 4, और 2 इलेक्ट्रॉन कौन से, ये वाले लोन पेयर जो p ऑर्बिटल में है, ये भी रेजोनेंस में टेक पार्ट करते हैं, तो ये भी हमारा एरोमेटिक है, ये भी हमारा एरोमेटिक है, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है, ये 2 2 और 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो ये भी एरोमेटिक, उसी तरह पाइरोल के 2 और 2 और ये 2 मिला के ये भी एरोमेटिक है। इतने जितने भी हैं सारे के सारे हमारे कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्लोज लूप स्ट्रक्चर हो गया, और क्लोज लूप स्ट्रक्चर कैसे होंगे, एरोमेटिक होंगे, ये हमने अभी देखा। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे क्या ऐसी ये हमेशा सही हो जाएगी, तो थोड़ी देर बाद आंसर इसका मिलेगा नहीं, क्योंकि यहां पे कई सारे ऐसे सिस्टम है जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन खाली होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जस्ट अभी पीछे पढ़ के आए हो, जस्ट अभी पीछे पढ़ के आए हो नैप्थलीन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन देखिए, इसमें हमारे 10 इलेक्ट्रॉन हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन है और एरोमेटिक भी है, उसके बावजूद ये सेक्सटेट थ्योरी फेल हो जाएगी कि नहीं, उन्होंने कहा खाली 6 इलेक्ट्रॉन जिनमें होंगे वो एरोमेटिक, इसीलिए ये थ्योरी भी फेल हो गई। 2 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा, जो कि सबसे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर आज लिया था, दैट मीन साइक्लोप्रोपाइल कैटायन। साइक्लोप्रोपाइल कैटायन की बात करेंगे अगर, ये रहा,
यहां पे क्या देखने को मिलता है, ये कटायन, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है और कंप्लीट डिलोकलाइजेशन होती है और ये एरोमेटिक भी होता है, आपको आगे चल के पता चलेगा। तो ये सारा कैसे हैं, हमारे एरोमेटिक थे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल है, लिमिटेशन है, ये देखने को मिलती हैं। तो आज के लेक्चर में मैं बस सिर्फ ये बताना चाहता था कि रेजोनेंस से या रेजोनेटिंग एनर्जी से कैसे बताते हैं एरोमेटिक सिस्टम है या नहीं है, लेकिन एक्चुअल में हमारा एरोमेटिसिटी किससे आएगी, वो आएगी हकल रूल से, जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ कि व्हाट इज एरोमेटिसिटी, उसका आंसर देखा कि जनरल बिहेवियर से जब डिफरेंशिएशन होने लगे किसी चीज में, वो सारे कैरेक्टर हमारे एरोमेटिक कैरेक्टर्स कहलाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है रेजोनेंस थियरी, जो हमारी एरोमेटिसिटी को डिफाइन करने के लिए आई, वो क्या है कि जितनी अगर बहुत ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, अगर कोई कंपाउंड बहुत ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी पजेस करेगा, दैट मींस वो एरोमेटिक है। तो देखा बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासिन, ये सारे कंपाउंड बहुत ज्यादा एनर्जी रखते थे तो एरोमेटिक थे, और रियलिटी में एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ हुआ कि ये थे। लेकिन जब हम बात करते हैं हेप्टाफोल्वलिन की, तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी रेड बेंजीन के बराबर ही है, 151 किलोजूल पर मोल, बट वो एरोमेटिक एक्सपेरिमेंटली नहीं निकला, दैट मींस रेजोनेंस थियरी ऑफ एरोमेटिसिटी इज फेल्ड। फिर हम सेकंड थियरी पे बढ़ गए थे, जो कि सेक्सटेट थियरी है। सेक्सटेट थियरी ये कहती है जो भी कंपाउंड 6 इलेक्ट्रॉन अगर जिसके पास होंगे तो वो एरोमेटिक होगी। तो इसको अप्लाई किया तो बेंजीन और पिरिडीन, फ्यूरान, थायोफिन, पाइरोल, इस तरह की जितनी भी स्पीसीज थी तो वो तो एरोमेटिक निकल गई, पास हो गई। लेकिन जिनके पास 6 इलेक्ट्रॉन से कम होने के भी एरोमेटिक हैं या 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होने के बाद एरोमेटिक हैं, वो सारी कंडीशन फेल हो गई। जैसे नैप्थलीन हो गया, अभी मैंने साइक्लोप्रोपीन का जो है कटायन वाली स्पीसीज बनाई, वो वाला हो गया। और भी सारी, एंथ्रासिन हो गया, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन ये सेक्सटेट थ्योरी क्या कहती, जिनमें 6 होंगे वही होंगे, तो इसीलिए ये भी फेल हो गई। अब नई थियरी हम लोग पढ़ेंगे जिससे सारे के सारे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।